ये तारीख पे तारीख वाला जो अब ये बन गया है कि हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, ये कब हटेगा सर? आर्टिकल 21 है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये कहता है कि आपको स्पीडी जस्टिस का राइट है। एक इंसान 40 साल तक जेल में रहता है, उसके बाद वो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कानून सबसे फास्ट और स्ट्रॉन्ग तरीका है, और अगर आपको सामने वाले को बिल्कुल ख़त्म करना है, उसकी लाइफ ख़त्म करनी है, तो भी कर सकता है। तो झूठा केस भी कम से कम 5 से 8 साल 10 साल चलेगा। मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, ग्रीवियस हर्ट, ये तो फिर भी आपके पास सबूत इकट्ठा हो सकते हैं। उन केसेस की सोचो जो बंद कमरे के केसेस हैं, जहां प्रूफ ही नहीं हो सकता। कह रहा हूँ, एक दिन भी अगर कोई आदमी गलत रह गया जेल में, और उन पे भी एक्शन नहीं होता है सर, जो फेक FIR करते हैं। किसी पे रेप केस लगाना है तो इतने पैसे लगेंगे, लड़की इतने साल की होगी तो इतने पैसे लगेंगे जो स्टेटमेंट देगी। आपने दारू पी रखी है, आप अपनी मर्जी से किसी होटल में गए, आपने होटल का रूम भी बुक किया हुआ है, तो आप 3 चीज़ें तो आपकी प्रिजम्पशन हो गई। तो सुबह अगर वो लड़की उठती है ब्रेकफास्ट के लिए जब, तो वो डिसाइड करती कि ये अपने घर जाएगा कि जेल जाएगा। लेकिन ऐसे कितने हस्बैंड हैं? AI इंजीनियर अतुल सुभाष जो इसी तरीके की रिवर्स सिचुएशन में, इन्हीं कारणों से, क्योंकि फैमिली का प्रेशर सिर्फ लड़की पे नहीं होता ना, लड़के पे भी होता है। कितने ऐसे हस्बैंड होंगे जो सुसाइड कर लेते हैं? कहते हैं ना, एक टाइम था पहले कि जब भी कोई विवाद होता था, ये आपने डायलॉग ज़रूर सुना होगा किसी मूवी में, जब 2 लोगों के बीच विवाद होता था और कहा जाता था कि आई विल सी यू इन कोर्ट। आपने ये मूवी ज़रूर देखी होगी। उसके बाद ये समय बदला और फिर एक डायलॉग वायरल हुआ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और जो है फिर एक अब ये टाइम आ गया है कि कोई भी एक आम आदमी वो सिर्फ यही दुआ करता है और प्रे करता है कि किसी को कोर्ट ना जाना पड़े, हमको कोर्ट ना जाना पड़े। बट ऐसा क्यों है, इसी को हम समझेंगे। क्या हमें अपने अधिकारों को पता नहीं है? वो कोर्ट रूम में क्या बातें होती हैं, पीठ पीछे, पर्दे के पीछे क्या कहानी होती है कोर्ट रूम में, आज हम ये सब जानेंगे। हमारे साथ हैं विकास नागवान जी, क्रिमिनल लॉयर, सुप्रीम कोर्ट। वेलकम सर, वेलकम टू लाइफ टाइम सर। सर, सबसे पहले सर, ये तारीख पे तारीख वाला जो अब ये बन गया है कि हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, ये कब हटेगा सर? इसको हटने में भी कई साल लग जाएंगे, इसमें भी तारीख बहुत लंबी मिलेगी। अच्छा, ये भी एक प्रोसेस जो है, प्रोसेस है। रीज़न देखिए, इसका रीज़न ये है कि जितने भी आप केसेस देख रहे हैं, नंबर ऑफ़ केसेस हमारे कोर्ट रूम में चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, वो नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और नंबर ऑफ़ जुडिशियल ऑफिसर्स जो उनको बेसिकली जिनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वो नंबर ऑफ़ जजेस कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। दूसरा, हमारा कानून जो है वो स्पेशली सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में तो बहुत चेंज आया अभी, लेकिन जो सिविल लॉ है वो आज भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिविल लॉ हम फॉलो कर रहे हैं। उसके अंदर प्रोसेस ही जो है ना, वो बहुत लंबा है, बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस हैं, जो डिसाइड करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। गवर्नमेंट 2016 में कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट लेके आई थी कि भाई जितने भी सिविल केसेस हैं, स्पेशली जो रिकवरी के केसेस हैं, एटलीस्ट वो तो ख़त्म हो जल्दी। लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो गए। 2016 में ही NCLT आया था कि भई अगर किसी को 1 लाख रुपए से ऊपर की जो देनदारी है किसी कंपनी से, और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, अगर वो गलत कर रही है, तो कंपनी को NCLT में लेके जाया जा सकता है। IRP आप अपॉइंट कर सकते हो, कंपनी का जो कंट्रोल है वो किसी को दे सकते हो। भाई कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो कानून जब आया था तो उस टाइम भी यही इंटेंट था कि जो इस तरह के केसेस होंगे, कंपनी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। आज आप NCLT में भी जाके देखोगे तो वहाँ पे भी जो केसेस आपके 2-3 महीने में ख़त्म हुआ करते थे एक टाइम पे जब केसेस कम थे, आज वहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो वही भी सालों साल चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अभी बेंच बढ़ा रहे हैं, 4 नए जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है, तो उसके बावजूद भी आप देखोगे कि जो मतलब 90,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तब तक ये तारीख जो है वो छोटी पड़ेगी, और जो केसेस हैं वो जल्दी ख़त्म होंगे। इसमें टाइम लगेगा अभी एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई सर, हाई कोर्ट के लिए 3 महीने की एक गाइडलाइन जारी होती है। बहुत सारी ऐसे तमाम हम खबरें पढ़ते हैं कि गाइडलाइंस है कि आपको जल्दी निपटारा करना है। अभी एक नई गाइडलाइंस आई है, 3 महीने के अंदर आपको जो भी रिजर्व फैसले हैं उन पे सुनवाई करनी ज़रूरी है। इसका क्या मतलब है सर? इससे कुछ बेनिफिट होगा? देखिए, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई भी ऑर्डर आता है, मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 21 है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में,
जो ये कहता है कि आपको स्पीडी जस्टिस का राइट है। स्पीडी जस्टिस मतलब आपका केस जो है वो जल्दी ख़त्म होना चाहिए, जो प्रोसेस है वो पनिशमेंट नहीं बननी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है, यहाँ आपको पनिशमेंट, आपका जो रिजल्ट है वो तब आएगा। बहुत बार तो ऐसा होता है लोग मर जाते हैं, उनकी अगली जनरेशन केस लड़ रही होती है, उसके बाद की नेक्स्ट जनरेशन केस लड़ रही होती है। क्रिमिनल केसेस की अगर आप बात करोगे, जहां आप मान लीजिए कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया, 3 साल की जेल होनी चाहिए उस आदमी को अगर उसके खिलाफ केस प्रूव हो जाता है, लेकिन वो केस ही अगर 8 साल चल रहा है तो जो प्रोसेस है वो अपने आप में पनिशमेंट बन जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जिस दिन भी पूरे आर्ग्यूमेंट सुन लेते हो, उसके बाद कुछ कोर्ट्स ऐसे हैं जो कहते हैं हम जजमेंट रिजर्व कर रहे हैं, हम इसका फैसला आराम से फाइल पढ़ के देंगे। तो वो जजमेंट जो रिजर्व होती है, कई बार वो 8-8 महीने, साल भर, उससे ज़्यादा टाइम तक पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि जो आपने जजमेंट रिजर्व कर ली, जो आपको टाइम से फैसला देना चाहिए था, उसके साथ में अगले दिन, आज आपने रिजर्व किया, अगले दिन आपके पास फिर 100 केस लगे हुए हैं, उसके अगले दिन फिर 100 केस लगे हुए हैं। तो उस तरीके से आप देखोगे कि जो जजमेंट आज से पहले रिजर्व हुई थी वो 1 साल तक उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, 1.5 साल तक सुनवाई नहीं हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सिर्फ इसी कारण से दिया है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, स्पीडी जस्टिस का जो राइट है, वो आपका वायलेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि फैसला आपके फेवर में आएगा या अगेंस्ट आएगा वो बाद की बात है, फैसला तो आए। जब तक फैसला ही नहीं आ रहा है, जब तक आपकी जजमेंट ही प्रोनाउंस नहीं हो रही है, तब तक तो आप अधर में लटके हो, ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब आप जजमेंट को रिजर्व करते हैं तो 3 महीने के अंदर आपको उसको प्रोनाउंस करना पड़ेगा, आपको उसका फैसला देना पड़ेगा। अगर फैसला 3 महीने में नहीं होता है तो रजिस्ट्रार की ड्यूटी है वो चीफ जस्टिस के नोटिस में लेके आएंगे कि ये जजमेंट रिजर्व हो गई थी, इसमें 3 महीने में फैसला नहीं आया है। जिन जज साहब ने उसको रिजर्व किया था, अगर वो फैसला नहीं दे पा रहे हैं, वो जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न से, तो वो किसी और दूसरे जज को एटलीस्ट ट्रांसफ़र किया जा सके, कोई दूसरा उसके ऊपर सुनवाई करके और उस फैसले को दे सके। बहुत अच्छा कदम है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो इस तरह के हैं, और आज से नहीं बोल रहे हैं, 1980 से चला आ रहा है ये तो, और जो हमारा संविधान 1950 में बन गया था। लेकिन आज भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में कि आज भी हम लगभग 100 साल थोड़े टाइम बाद हमारे हो जाएंगे, लेकिन तब भी हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आज जजमेंट रिजर्व हो गई तो 3 महीने के अंदर फैसला आना चाहिए। जबकि होना ये चाहिए कि जिस दिन आपने जो आर्ग्यूमेंट से कंक्लूड कर दिए उसके 1 हफ्ते के अंदर फैसला आ जाना चाहिए था। लेकिन इतने नंबर ऑफ़ केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी बाउंडेशन है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी नहीं कर सकते हैं कि आप 1 हफ्ते के अंदर फैसला दीजिए। बट दिस इज़ एक्सेप्टेबल कि एटलीस्ट कम से कम 3 महीने में फैसला तो आए, एक उम्मीद तो है लोगों में। और आप जितने भी नए फैसले देखो, नए सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आ रही हैं, वो इसी चीज़ के ऊपर हैं कि कोई भी आदमी जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है, अंडर ट्रायल है, वो जेल में नहीं रहना चाहिए। उसका बेल का जो ऑर्डर है वो इमीडिएटली अपलोड हो, जेल अथॉरिटीज़ तक चला जाए। ऐसा ना हो कि जज साहब ने फैसला दे दिया कि इसको बेल दे दी जाए और 3 दिन तक वो अथॉरिटीज़ को पता ही नहीं है कि इसको रिलीज़ करना है। ठीक है। साथ में जो आपके सिविल मुकदमे या क्रिमिनल मुकदमे हैं, सबके अंदर यही सिचुएशन है कि आपका जो ऑर्डर है एटलीस्ट वो टाइम से हो। सर, आपने कहा स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, ये हमको राइट मिला है, बट जब हम कोई भी केस लेके जाता है किसी लॉयर के पास, तो एक टाइमलाइन जो है ना उसको बताई जाती है कि भाई ये लंबा तो खींचेगा, चलिए उसको भी मान लेते हैं 2 साल 3 साल का वो लेके चलता है कि चलिए 2, बट उसके बाद जब काउंटर केस आने लगते हैं तो ये लड़ाई जो है कभी ख़त्म नहीं होती, और कभी कभार जो सिविल मैटर्स हैं वो सुलझाए ही जाते हैं कोर्ट के बाहर। ऐसा क्यों सर? देखो, चाहे आप हैं, हम हैं, या हमसे पहले की जनरेशन है, हर आदमी का, हमारी सोसाइटी है, जिस तरह से हम ग्रो हुए हैं, तो हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि अगर आपकी कोई डिस्प्यूट है, पहले कोशिश कर लो कि घर में बैठ के सुलझा लो। क्रिमिनल तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्रिमिनल केस तो वो तो पूरा स्टेट के अगेंस्ट होता है, आपने क्राइम कर दिया तो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करेगा। जहाँ तक सिविल मुकदमों की बात है, आपका रिकवरी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मैट्रिमोनियल है, इस तरह के जितने भी केसेस हैं, अगर आप बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हो कर लो। इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी कानून बना रखे हैं कि आप मीडिएशन में जा सकते हो, कॉन्सिलिएशन हो सकती है। आप फैमिली कोर्ट में केस फाइल करोगे तो पहले कॉन्सिलिएशन होगी दोनों की, फिर मीडिएशन होगी। आप सिविल केस फाइल करते हो तो सबसे पहले कोर्ट क्या करते हैं, ऑर्डर में लिख देते हैं कि नेक्स्ट डेट पे मीडिएशन की पॉसिबिलिटी है, तो मीडिएशन में भेज दो। मीडिएशन तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की मीडिएशन सेंटर में ही खत्म होते हैं। तो इंटेंट तो ये है कि जहां आपके सिविल केसेस हैं, अगर उनका एमिकेबल सेटलमेंट हो सकता तो करवा दो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि सिविल जो केस है उसका चलने का प्रोसेस ये है कि उसकी प्रोसीजर ही बहुत लंबा है। आप एक के बाद एक कम से कम 50 एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। 50 एप्लीकेशन में अगर एक एप्लीकेशन की सुनवाई में 1 साल लग गया तो 50 साल तो वैसे निकल जाएंगे। तो
उसका इंटेंट जो है वो इंटेंट सिर्फ इतना है कि आपका मुकदमे की सुनवाई जल्दी हो, लेकिन जल्दी हो नहीं पाती, सॉर्ट आउट भी नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि लोगों की ईगो है। देखो, आप और हम बैठे हैं, किसी को कोई बीमारी हो गई तो आपके हाथ में नहीं है, भगवान के करने से हो सकती है। कोविड आया था, किसी के हाथ में था? मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक देश ने जहाँ से लीक हुआ बात अलग है, लेकिन कोई बीमारी हो सकती है तो आदमी हॉस्पिटल जाता है, ज़्यादातर उसके हाथ में नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब कोर्ट में जाता है, स्पेशली कोई सिविल मुकदमे में जा रहा है, तो वो इसलिए जाता है कि किसी ना किसी आदमी ने अपनी ग्रीड में, रिवेंज में, गुस्से में कोई ऐसा काम कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। कोई लालची हो गया, अगर लालच नहीं होता घर में बैठ के सॉर्ट आउट हो जाता। तो किसी न किसी की गलती के कारण आप जाते हो। फिर जो आदमी गलती कर रहा है वो मानेगा क्यों? कभी कोई चोर पकड़ा जाता है कहीं बाहर, आप पकड़ लो, ऑन द स्पॉट पकड़ लो, चोरी करते हुए पकड़ लो, जो कहते हैं ना रंगे हाथ पकड़ लिया। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं लोग, वो मानते हैं कि मैंने रिश्वत ली थी? नहीं मानते हैं, कोई भी नहीं। तो कोर्ट में होता क्या है कि आपके अगेंस्ट आपने दिखाया लालच, आपके अगेंस्ट केस आ गया, फिर उसको लगता है कि नहीं, जो मैं कर रहा था वो जस्टिफाइड था, अब उसके काउंटर में मुझे केस करना पड़ेगा। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो कहते हैं कि अगर काउंटर केस हो गया तो दोनों का फैसलों का एक साथ सुनवाई हो और एक साथ खत्म होना चाहिए। तो कोशिश तो ये रहती है कि किसी तरीके से इनको सॉर्ट आउट कर दो, सेटलमेंट करो। सेटलमेंट करने से आपके 3 बेनिफिट होते हैं। पहला, आपका केस जो है, हो सकता है अगर आपने केस शुरू करने से पहले प्री लिटिगेशन में चले गए आप, तो प्री लिटिगेशन में आपका केस अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको पूरा केस लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने केस फाइल कर दिया, मीडिएशन में चला गया, 2-3 डेट लगी, वहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो पूरा केस लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिविल मुकदमा अगर आपका सॉर्ट आउट हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है मीडिएशन सेंटर में, तो जो कोर्ट फीस आपने दी थी, आपने मान लीजिए 2 करोड़ का केस डाल दिया दिल्ली में, पता है आपको दिल्ली में सबसे कम कोर्ट फीस है। अच्छा, ठीक है। 2 करोड़ के आपके रिकवरी के केस में अगर आप हाई कोर्ट जाते हो तो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास कोर्ट फीस लगती है। आप किसी और स्टेट में जाओगे तो 3.5% है, 7% है, ऐसे भी है। तो अगर आप मीडिएशन सेंटर में सॉर्ट आउट कर लेते हो, चाहे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया, हाई कोर्ट किया या सुप्रीम कोर्ट किया, तो मीडिएशन सेंटर की सेटलमेंट से आपकी कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है। तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि इनको ख़त्म करो, सॉर्ट आउट करो, सेटलमेंट करवाओ। देखो 19-21 हो जाए, आपको किसी से लेने 2 लाख रुपए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिल गए अगर बाई चांस, तो आपको लगना चाहिए कि 50,000 रुपये में आपने अपने 6 साल बचा लिए। या अगर आपको देने हैं किसी के पैसे 2 लाख के बजाय अगर 2.25 लाख 2.5 लाख देने पड़ गए तो आपके आने वाले 7-8 साल बच जाएंगे। लेकिन जो ईगो की लड़ाई है, जो ग्रीड की लड़ाई है, ये तो ह्यूमन नेचर है। जितने लोग हैं, कई बार गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो भी ग्रीडी हो जाते हैं। तो जितना ये जब तक ग्रीड है ना, तब तक केसेस आते भी रहेंगे और चलते भी रहेंगे। अच्छा, मैं एक एग्जांपल दूंगा सर, और मैं आपका ध्यान इस तरफ लेना चाहूँगा। एक खबर हमने सुनी थी और कई अखबारों में छपी भी थी कि एक इंसान 40 साल तक जेल में रहता है, उसके बाद वो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ये एज अ टूल भी यूज़ किया जा रहा है कि किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर दो, FIR कर दो, भुगतता रहेगा। ऐसा बिल्कुल होता है। मैंने बताया ना, ह्यूमन नेचर है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ आदमी पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, सामने वाले के बिजनेस को रोकने के लिए, या फिर किसी ना किसी और अल्टीरियर मोटिव को, जो आपके कहते हैं छुपी हुई इच्छाएं हैं कि भाई किसी तरीके से सामने वाले को दबा दो, परेशान कर दो, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है केस फाइल करने के लिए। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ भी हैं आज की डेट में। आप उन कंपनीज़ के आप देखोगे सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल होती हैं सब चीज़ें, कि एक आदमी ने किसी कंपनी का प्रोडक्ट ले लिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया, देखो इनके प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ है कि ये इस कंपनी में ये जो प्रोडक्ट है इसमें ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई स्टेबलाइज़र यूज़ कर दिया तो वो कहते हैं ये कैंसरस है, बहुत सारी कंट्रीज में बैन है। कोई कलर यूज़ कर दिया, वो कहते हैं जी अमेरिका में, यूरोप में ये बैन है, इंडिया में फिर भी चल रहा है। या फिर आपने किसी के प्रोडक्ट के बारे में उंगली उठा दी कि देखो इनके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, वो लोग कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि मानहानि का, डेफेमेशन का, और उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लेके आते हैं, लीगल नोटिस भेजा जाता है। तो आदमी क्या करता है कि सामने वाले को अपने कंपटीशन को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और लोग जाते हैं। टूल की तरह आज से यूज़ नहीं हो रहा है हमारा सिस्टम, ये तब से यूज़ हो रहा है जब से सिस्टम बना है। पहले अंग्रेज़ों ने यूज़ किया। हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, 1860 से पहले कौन सी IPC थी? कोई नहीं थी। 1857 में हमारी पहली देश की आज़ादी की क्रांति होती है। उसके बाद लॉ कमीशन 1860 में IPC लेके आता है। तो IPC लाने का पर्पज़ क्या था? क्या ये था कि हमारी सोसाइटी में क्राइम बहुत बढ़ गए थे, उस क्राइम को रोकना था? नहीं, उसका काम था सिटीजन्स को कंट्रोल करने का।
जो आज अब 2023-24 तक हमारा वो कानून चला है 1860 का, और नए कानून में भी जो प्रोविज़न है बहुत सारे पुराने वाले से उठाए हुए हैं। तो उस टाइम कानून का इंटेंट ये था कि लोगों को कंट्रोल करके रखो। उसके बाद जब वो कानून धीरे धीरे करके और इम्प्लीमेंट होते रहे, नए नए आते चले गए, 1950 में जब हम आज़ाद हो गए, उसके बाद भी फ्रीडम आने के बाद भी, तब भी वो कानून तो वहीं के वहीं थे, इंटेंट तो वहीं का वहीं था। तो उन कानून को मिसयूज़ तो तब भी किया जाता था। अब मैट्रिमोनियल केसेस है वो भी मिसयूज़ होते हैं, आपके सिविल केसेस हैं वो भी मिसयूज़ होते हैं, आपके जो अगर कोई डेफेमेशन का केस है वो भी मिसयूज़ होता है। किसी भी चीज़ का आप समझिए कि कोई भी अगर कानून में प्रोविज़न दे रखा है उसका यूज़ मिसयूज़ दोनों होंगे। एक्चुअल विक्टिम जो है आपको उसको बचाना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो फेक विक्टिम बन के आएंगे। तो ये तो बैलेंस्ड अप्रोच है जो होनी चाहिए, लेकिन जो हो नहीं रही है। कानून सबसे फास्ट और स्ट्रॉन्ग तरीका है अपने ऑपोजिशन को दबाने के लिए। रिवेंज की तरह अगर यूज़ करना है तो भी कर सकते हैं, हैरेस करने के लिए करना है तो भी कर सकते हैं, और अगर आपको सामने वाले को बिल्कुल ख़त्म करना है, उसकी लाइफ ख़त्म करनी है तो भी कर सकते हैं। आप किसी पे झूठा केस आज फाइल कर दो, वो झूठा केस भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सामने वाला लड़ने वाला है तो झूठा केस भी कम से कम 5 से 8 साल 10 साल चलेगा, आपकी लाइफ ख़राब करके रख देगा। एक FIR किसी आदमी के अगेंस्ट हो जाए, उसकी लाइफ ख़त्म करने के लिए वो एक FIR बहुत है, एक FIR, और वो झूठी FIR। तो करना क्या है सर, बचना कैसे है झूठी FIR से? देखो, FIR होने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि देखिए जब भी कोई इंसिडेंट होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी इंसिडेंट हो गया तो उस टाइम पुलिस वाला तो नहीं है स्पॉट पे, जज साहब भी स्पॉट पे नहीं है, वकील साहब भी स्पॉट पे नहीं है। तो होता क्या है कि एक आदमी अपनी जो व्यथा है, अपनी प्रॉब्लम लेके वो सिस्टम के पास जाता है कि मेरे साथ गलत हो गया। अब जब आपकी ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, कानून में लिख दिया कि हमने क्राइम को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल हम मान के चलते हैं, वैसे कॉमन लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ, कॉग्निजेबल समझ लो सीरियस, तो सीरियस क्राइम हो गए, जबकि ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है बट मान लो तो सीरियस क्राइम हो गए। तो सीरियस क्राइम में आपकी ड्यूटी है FIR करने की, पुलिस ऑफिसर की। तो अब क्या है कि उनकी तो ड्यूटी है, वो तो एलिगेशन के बेस पे करेंगे, सिर्फ एलिगेशन ही तो लगाना है, लोग एलिगेशन लगा देते हैं। फिर और भारी भारी एलिगेशन लगाते हैं सर। अरे भारी अगर एक एग्जांपल ही लें कि सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर एक ऐसा, किसी को नहीं पता कि उसने चार्ज भी किया या नहीं किया, बस अटेम्प्ट टू मर्डर अगर किसी पे लग गया। देखिए, अटेम्प्ट टू मर्डर तो जो है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, ग्रीवियस हर्ट, जो चोट लगने वाले हैं, ये तो फिर भी आपके पास सबूत इकट्ठा हो सकते हैं। आपने बोला अटेम्प्ट टू मर्डर है तो चाकू ढूंढना पड़ेगा, चोट देखनी पड़ेगी, किस चीज़ से मारा है, किसके सामने मारा है। मर्डर हो गया तो आदमी की बॉडी चाहिए, ग्रीवियस हर्ट है तो आपको फिर वो हड्डी टूटी हुई नहीं चाहिए, दांत टूटा हुआ है, कोई कान का पर्दा फट गया, कुछ दिखेगा। उन केसेस की सोचो जो बंद कमरे के केसेस हैं, जहां प्रूफ ही नहीं हो सकता, कोई कलेक्ट ही नहीं कर सकता, ना आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ना आप फोटोग्राफी कर सकते हो, और बंद कमरे में प्यार से कुछ भी हो गया और बाहर जाके बोल दिया कि मेरे साथ तो गलत हो गया। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। अब हमारे पास SC/ST एक्ट है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पब्लिक के सामने अगर हुआ है तो ही बनेगा, अदरवाइज़ तो लोग इसका भी मिसयूज़ करते हैं। आपके मैट्रिमोनियल केसेस हैं, सारे मिसयूज़ होते हैं। आपके जो रेप से रिलेटेड एलिगेशन लगते हैं, वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के जो केसेस हैं, सारे मिसयूज़ होते हैं। कौन बताएगा बेडरूम में क्या हुआ था? सही बात है सर। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है उसके अंदर लग जाते हैं इस तरीके के। तो ये जो इस तरह के केसेस हैं जहाँ सबूत की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ज़्यादा खतरनाक है। बाकी अगर आप बोलोगे ना किसी ने मर्डर कर दिया, आई एम फ्रेंकली टेलिंग यू, मर्डर केस को लड़ना इज़ क्वाइट ईजी देन द केसेस जो कि आपके बंद कमरे के केसेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। वहाँ प्रिजम्पशन आ जाती है, आपको सिर्फ एक चीज़ प्रूव करनी है कि बंद कमरे में थे। और कानून ऐसा बना हुआ है कि अगर किसी केस में, किसी क्राइम में 7 साल से ज़्यादा की, मैं तो कहता हूँ 3 साल से ज़्यादा की, अगर उसमें सज़ा है, 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो उस केस की FIR कभी भी हो सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। याद रखना, आज 2026 में कोई भी आके बोल सकता है कि 5 साल पहले इस बंदे ने मेरे साथ ये एट्रॉसिटी की थी, जिसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं होगा। सिर्फ ये देखना होगा कि क्या सिर्फ एलिगेशन है, सिर्फ एलिगेशन है, और ये क्या उस टाइम पे एक साथ थे या नहीं थे, सामने बैठे थे या नहीं थे, एक बंद कमरे में थे या नहीं थे, या 4 लोगों के बीच में जहाँ पे कोई CCTV भी नहीं था वहाँ थे या नहीं थे। उसी प्रिजम्पशन के बेस पे आपके ऊपर वो केस बन जाएगा, और वो एक केस आपको बर्बाद कर देगा, आपका करियर बर्बाद कर देगा, वो एक केस आपकी फैमिली का घर बिकवा देगा,
घर के जो लोग हैं वो लोन की स्थिति में आते हैं, लोन ले लेके जो खर्चा है वो पूरा करते हैं। और जब अगर कल की डेट में आप बरी हो गए तो हमारे पूरे कानून में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो आपको एडेक्वेट कंपनसेशन की बात करता हो। वो बोल देगा एक आदमी की लाइफ की क्या वैल्यू है, कैसे पता लगेगा? उसके एक दिन की क्या वैल्यू है, कैसे पता लगेगा? कोई क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते ना आप। तो ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ मान लीजिए कोई आदमी 10 दिन भी जेल में रह गया, मैं कह रहा हूँ एक दिन भी अगर कोई आदमी गलत रह गया जेल में तो आप उसको कंपनसेट नहीं कर सकते हो। आप एक दिन का बोलोगे ना उसको 1 करोड़ रुपए दे दो, तो भी मैं कहूँगा कि वो कंपनसेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसकी खुद की कहते हैं ना सोल मर जाती है आदमी की, जो थाने में उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो हैरेसमेंट हुआ है, जो लोगों ने उसके पीछे से बातें करनी शुरू कर दी, जो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो गई, जो कल की डेट में कहते हैं सर उठा के नहीं चल पा रहा, आप उसको कंपनसेट नहीं कर सकते हो। मॉनेटरी कंपनसेशन तो हो ही नहीं सकती है। और इसी वजह से मैं लोगों को बोलता हूँ कि एब्सोल्यूट जस्टिस जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। किसी के साथ गलत हो गया, आप उसको यू कांट अनडू समथिंग, जो हो गया वो हो गया, आप उसको वापस तो नहीं कर सकते। किसी ने किसी के आदमी के घर के परिवार के आदमी को मार दिया, तो क्या आप कल की डेट में ये सोचो कि अगर हम इनको कंपनसेशन दिलवा दें तो क्या उनके घर का परिवार का वो आदमी वापस आ जाएगा? किसी का हाथ काट दिया, किसी के मान लीजिए कोई 6 महीने जेल में रह गया, साल भर जेल में रह गया, क्या आप उसको कंपनसेट कर पाओगे? किसी का करियर ख़राब हो गया, किसी की शादी ख़राब हो गई, किसी का घर ख़राब हो गया, कंपनसेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हमारा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि एब्सोल्यूट जस्टिस डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ ऑलवेज द परस्यूट ऑफ जस्टिस। कि हम एक सेंस ऑफ जस्टिस मिल जाए कि हमने जिस आदमी ने क्राइम किया था या जिसने कुछ गलत किया था उसको पनिशमेंट दे दी, तो वी ओनली गेट द सेंस ऑफ जस्टिस कि हमने कुछ कर दिया। लेकिन वो एब्सोल्यूट जस्टिस तो हुई नहीं ना, एब्सोल्यूटली तो आपको न्याय मिला ही नहीं ना। प्रॉब्लम ये है, तो न्याय भी नहीं हो रहा है और जिस तरीके से केसेस डिले हो रहे हैं वो न्याय संगत बात भी नहीं हो रही। एटलीस्ट न्याय नहीं कर सकते तो न्याय संगत बात तो करोगे। और उन पे भी एक्शन नहीं होता है सर जो फेक एफआईआर करते हैं? देखिए कानून में है, कानून में प्रोविज़न है कि कोई भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन पुलिस को देगा तो उसको जेल हो सकती है। कोई भी कोर्ट में अगर गलत स्टेटमेंट देगा तो उसको जेल हो सकती है, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ये मैट्रिमोनियल केसेस में? सभी केसेस में है। आप सिविल केस में भी अगर फॉल्स एफिडेविट फाइल करोगे तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। आप क्रिमिनल केस के अंदर करोगे, गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो भी आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। आप मैट्रिमोनियल केसेस में करोगे तो आपके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि जितना प्रोएक्टिव हमारा सिस्टम उस आदमी को के पीछे पड़ जाता है जिसके खिलाफ एफआईआर हो गई, उतना प्रोएक्टिवली उस आदमी के खिलाफ नहीं पड़ता जिसने इन्फॉर्मेशन गलत दी है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम एक सिटीजन्स की ऐसी ब्रीड तैयार कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में जिनको पता है कि अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तो हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और लोग दे रहे हैं। और इसका फायदा भी उठा रहे हैं सर कई सेक्शन। ब्लैकमेलिंग चल रही है, गलत खुली ब्लैकमेलिंग चल रही है। ऐसे आप देखोगे कितने स्टिंग ऑपरेशन वायरल हो चुके हैं जहां लोग बोलते हैं कि जी किसी पे रेप केस लगाना है तो इतने पैसे लगेंगे, लड़की इतने साल की होगी तो इतने पैसे लगेंगे जो स्टेटमेंट देगी। ठीक है, पॉक्सो के जो केसेस लगते हैं, ऐसे बहुत सारे गैंग चल रहे हैं जो रेप के केसेस की बात करते हैं। बहुत सारे गैंग चल रहे हैं जो SC/ST एक्ट को मिसयूज़ करने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि भैया तूने अगर मेरे साथ सिविल का डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, लेकिन हम कोर्ट में जाके बोलेंगे जिसने मेरे को जाति सूचक शब्द जो हैं वो बोले थे, 4 लोगों के सामने बोले थे, जिसके अंदर एंटीसिपेटरी बेल का भी, मतलब आपको बताऊं कि उसके अंदर एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रोविज़न नहीं है। वहाँ यू आर एट द मर्सी ऑफ 2 थिंग्स। पहला कि पुलिस वाले आपको अरेस्ट ना करें, और दूसरा कोर्ट में अगर बेल फाइल करते तो आपको दिखाना पड़ेगा कि प्राइमा फेसी केस बनता ही नहीं मेरे अगेंस्ट। कैसे दिखाओगे एलिगेशन के टाइम पे? 3 लोग उधर से खड़े होकर गवाही दे रहे होते हैं, नहीं कर सकते आप। ऐसे बहुत सारे सिविल केस फाइल होते हैं जिसके अंदर आप डेफेमेशन का, साइबर डेफेमेशन का केस देख लो आपने दिल्ली में बैठ के कोई बात बोल दी, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, उसने इंटरनेट पे डाल दी, रेडिट पे डाल दी, रेडिट घूमते घूमते तमिलनाडु पहुंच गया। अब जिसके खिलाफ आपने बात बोली वो सही है गलत है वो तो ट्रायल पे डिसाइड होगा, कहता है झूठ है, तो डेफेमेशन का केस आपके अगेंस्ट तमिलनाडु फाइल करेगा, वो आपके अगेंस्ट कर्नाटका फाइल कर सकते हैं, जहाँ जहाँ वो सर्कुलेशन होगा कहीं पे भी जाके फाइल कर सकते हैं। अब आप बैठे हो यहाँ पे, आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है लड़ने के तो क्या करोगे? आप भरोगे। सर ऐसे ही एक जो है मामला अब डेटिंग ऐप्स को लेके मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा कि बुलाया जाता है और फिर से ब्लैकमेलिंग शुरू होती है और हम ये बोल दिया जाता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो आपके ऊपर फेक केसेस लगेंगे। वहाँ पे जो होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो डर के मारे
पैसे दे देते हैं। बट इस सिचुएशन में सर ये जो मिसयूज़ अब होने लगा है, तो यहाँ से बचने का क्या तरीका है, या कोई बचने का तरीका बचा ही नहीं है अब हमारे लिए, खासकर लड़कों के लिए सर? देखो, अगर आप डेटिंग ऐप्स की बात करते हो, ठीक है, डेटिंग ऐप्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गैंग बना के बैठे हुए हैं जिनको टारगेट करना है किसी को। अब चाहे वो आपको ये दिखाएं कि आप न्यूड कॉल करते हुए पकड़े गए थे, ठीक है, या फिर वो आपको बुलाएंगे किसी प्लेस पे, सेक्लूडेड प्लेस पे। पहाड़गंज का तो इंसिडेंट बहुत फेमस हुआ था। वो बुलाएंगे, होटल में बुलाया जाएगा, बैठेंगे, दारू पी जाएगी, उसके बाद अचानक से शोर मचा दिया जाता है कि देखो जी ये तो मेरे के ज़बरदस्ती कर रहे थे दारू पी के। और उसके बाद कुछ या तो जेन्युइन पुलिस वाले आएंगे अगर 112 नंबर कॉल हुई, या कुछ लोग फेक पुलिस वाले बन के खड़े हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी गैंग है जो टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली कि देखो ये बंदा है जो मेरे खिलाफ ऐसा कर रहा था। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आपने दारू पी रखी है, आप अपनी मर्जी से किसी होटल में गए, आपने होटल का रूम भी बुक किया हुआ है, तो आप 3 चीज़ें तो आपकी प्रिजम्पशन हो गई। अब बंद कमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, तो अगर आप किसी की बिना कपड़ों के अगर कोई वीडियो बनाते हो, फोटोग्राफ लेते हो, तो वहाँ पे आईटी एक्ट में आपके खिलाफ या बीएनएस में आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। कोई भी लड़की आके बोल सकती है कि देखो इसके पास मेरे न्यूड फोटोग्राफ या वीडियो हैं, तो इस आदमी को आप सज़ा दो कि इसने बनाई कैसे, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि इसको मैं वायरल कर दूंगा। ओरल का तो कोई है नहीं ना आपके पास कि आपने क्या बोला। इसका सबसे आसान सॉल्यूशन बता देता हूँ। वो सॉल्यूशन ये है कि अगर आप किसी से बात करते हो, किसी रूम पे हो या कहीं हो, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते आप, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसका कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। अभी ऐसे कई केस आ चुके हैं जहाँ लड़का लड़की क्लब में थे, वहाँ से वो निकले या कोई डेटिंग ऐप से मिले, उसके बाद वो किसी होटल में जाते हैं, कोई घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ कंसेंशुअल रिलेशन बनते हैं। तो लड़कों ने क्या किया, लड़के ने एक ने उठा के ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, और ऑडियो रिकॉर्डिंग उसके फ़ोन में चल रही है, वीडियो नहीं थी। और जितनी भी कन्वर्जेशन हुई उस रात को उनके आपस में बात में, वो सारी उसने रिकॉर्ड की। जब वो उसको सेव कर रहा था, लड़की ने देख लिया। लड़की ने देख लिया तो उसने शोर मचा दिया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। पुलिस को बुलाया गया, तो पुलिस को बुलाया गया तो उसने बोला कि जी देखो तो कंसेंशुअल था, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। पुलिस वाले कह रहे डिलीट करो, होते नहीं करूँगा। डिलीट कैसे कर देंगे? तो उसके खिलाफ कोई केस बना नहीं। क्यों? क्योंकि सारी बातें तो रिकॉर्ड में थी कि भाई लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं हुई है, आप फोर्स यूज़ नहीं कर रहे हो। अगर उसके पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती बाई चांस, तो सुबह अगर वो लड़की उठती है ब्रेकफास्ट के लिए जब, तो वो डिसाइड करती कि ये अपने घर जाएगा कि जेल जाएगा। तो कुछ ना होने से अच्छा है कि आपके पास कुछ हो। तो सबसे पहले तो जितनी भी कन्वर्जेशन हो रही है, स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग दोज कन्वर्जेशंस, क्योंकि हमारा कानून जो है वो इस तरीके का है जिसका मिसयूज़ करना बहुत आसान है। यहाँ मेडिकल एविडेंस की भी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी ओरल एविडेंस की वैल्यू है इस तरह के केसेस में। कई बार 4 दिन बाद भी अगर बट सर ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा कि अगर होटल गए हैं तो एग्री, जो दोनों एग्री हुए होंगे तभी तो पहुंचे होंगे। हाँ, देखिए कंसेंट का इशू क्या है। कंसेंट का इशू ये है कि जब आपकी बात चल रही है तब कंसेंट है, गाड़ी में बैठे तब कंसेंट है, जब आप होटल में गए, रूम बुक किया तब भी कंसेंट है। उसके बाद एलिगेशन ये लगता है कि जब हम होटल रूम में गए तो इसने मुझे जूस में कुछ मिला के पिला दिया, पानी में कुछ मिला के पिला दिया, या फिर अंदर जाने के बाद मैंने मना कर दिया और इसने फिर ज़बरदस्ती कर ली। तो अब यहाँ इशू है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि वो कंसेंट किस टाइम पे वापस लिया गया, किस टाइम वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप से नॉन कंसेंशुअल बन गया। और यहाँ रिवर्स प्रिजम्पशन है। हाँ। कानून कहता है कि लड़की बोल रही है फिजिकल हो गया, तो वो कह रही है कि भाई मेरा कंसेंट नहीं था, तो पहले ये मान लो कि कंसेंट नहीं था। एंड दैट इज़ वाई माई एडवाइस टू ऑल द पीपल इज़ ऑलवेज कि स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स। क्योंकि एक बार एफआईआर हो गई ना, तो उसके बाद तो फिर ये मान के चलो कि वो दिस इज़ ओनली डाउन हिल। वो आपके लिए कोई बहुत बड़ा तमगा अच्छा नहीं मिलेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहो, लड़ते रहो हर जगह पे, और ये प्रूव करते रहो कि ये तो कंसेंशुअल था, और लड़की हर बार आगे रोएगी मेरे साथ गलत हो गया। और अगर यही ऑडियो में सर एक क्लॉज लगा दे, अगर लड़की बोल दे ये एआई जनरेटेड है, तब नहीं। देखो, ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर आपकी है तो आप प्रूव कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, आप एटलीस्ट वो। बट इसमें तो टाइम लगेगा ना सर, तब तक तो केस में सब बन जाएगा नहीं, एटलीस्ट आपके पास कुछ तो है लड़ने के लिए। पहले तो कुछ भी नहीं था। हाँ। अभी तो आप बोल दो ना कि मेरे पास तो कुछ तो है। आप बोल सकते हो ना कि जी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो आप, पुलिस वाले के पास एप्लीकेशन लगा सकते हो कि वॉइस सैंपल मैच कर लो एआई जनरेटेड है कि नहीं है।
अपने आप पता लग जाएगा। आप उसकी टाइम स्टैम्प देख सकते हो, आप उसकी हैश वैल्यू चेक कर सकते हो। जो ओरिजिनल रिकॉर्ड हुआ है, आपके पास ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन अगर है, उसको FSL भेजा जा सकता है। भाई AI जनरेटेड का मतलब क्या है? आपने किसी ऐप में कोई स्क्रिप्ट डाली, वो बोली गई, या फिर आपने किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग की, उसमें आपने स्क्रिप्ट चेंज कर दी, यही तो होगा ना। तो AI आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से डब कर सकता है, यस। लेकिन जो रिकॉर्डिंग हुई है, जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग हुई है, उसकी टाइम स्टैम्प, उसकी हैश वैल्यू, उसकी मेटा डाटा, वो थोड़ा ना चेंज कर सकता है। पता लगेगा ना ये ऑडियो किस टाइम जनरेट हुई थी, कौन से मोबाइल फ़ोन में हुई थी, कौन से रिकॉर्डर में हुई थी, आपने उसका क्या किया, उसमें कोई कट्स है या नहीं है, आप चेक कर सकते हो उसको। FSL में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं। आप जाते हैं, जब पुलिस किसी का मोबाइल फ़ोन सीज करती है, तो जब फॉरेंसिक लेबोरेटरी उसको भेजा जाता है, तो भेजने के बाद यही होता है ना, वो चेक करके बताते हैं कि इसमें कोई टेम्परिंग है या नहीं है, इसी से रिकॉर्ड हुआ था कि नहीं हुआ था, इसकी टाइम स्टैम्प क्या है, इसका मेटा डाटा क्या है, इसकी हैश वैल्यू क्या है, हर चीज़ जो है वो चेक की जाती है। तो आपके पास कुछ तो हो लड़ने के लिए भाई साहब। ये तो सामने वो वाली बात होगी कि सामने वाला गन लेके आ गया, मैं खाली हाथ बैठा हूँ। अरे आपके पास पत्थर तो होना चाहिए मारने के लिए, डंडा तो हो, तलवार हो, चाकू हो, कुछ तो हो काउंटर करने के लिए। और कुछ भी नहीं है तो भागने की आपकी स्पीड अच्छी हो। अब कुछ भी नहीं होगा तो क्या करोगे, मरोगे। तो जितना जागरूक होना है वो ज़रूरी है, जागरूक होना, विजिलेंट होना ज़रूरी है, डिलीजेंट होना ज़रूरी है। जागरूक तो पूरी दुनिया जागरूक है, सबको स्मार्ट पता है। होना ज़रूरी स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्मार्ट नहीं हो तो फिर आप पछताओगे। तो ये कोर्ट में SMSs भी कर सकते हैं एज अ प्रूफ, जो अगर हम WhatsApp पे चैट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर कॉलेजेस की टाइम की हम बात करें कि हम लोग डेट कर रहे हैं, मैसेजेस हैं WhatsApp में और यही एलिगेशन लग जाए, तो वो भी परमिसेबल है WhatsApp? हाँ, बिल्कुल है। अगर आपकी WhatsApp की चैट है आपके पास, तो आप उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। उसका प्रोसेस अलग है। IT एक्ट में, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके हिसाब से जो हमारा साक्ष्य अधिनियम है, जो नया कानून आया है, एविडेंस जिसको हम बोलते हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसको प्रूव करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप प्रूव कर सकते हो उसको। अगर है तो प्रूव कर सकते हो, और नहीं है तो। और यही प्रॉब्लम लिव इन में भी आ सकती है सर। 4-5 साल हम साथ में रह लिए और अनबन हो गई, आती है। लिव इन में 6-6 साल 7-7 साल रहते हैं, उसके बाद लगते हैं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केस। सुप्रीम कोर्ट में बहुत केस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ओपनली बोल चुका है कि इस तरह के जो कानून बना हुआ है वो मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन आप रोक नहीं सकते क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे है। सुप्रीम कोर्ट तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत विजिलेंट हैं कई चीज़ों को लेके। वो बोल रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं कि ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसका मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन है, जो पुलिस सिस्टम है जो इसको इम्प्लीमेंट करता है, वो पुलिस सिस्टम अपने आप में इतना करप्ट हो चुका है और कई जगह पे बाउंड भी है। तो करप्शन भी है और बाउंडेशन भी है। तो वो कर क्या रहेंगे कि उनके पास, कई बार तो मैंने ऐसे पुलिस वाले भी देखे हैं जो आपके किसी के अगेंस्ट केस हो गया, वो सामने बैठा हुआ है और वो पुलिस ऑफिसर हाथ जोड़ के बोल रहा है कि भाई साहब मुझे पता है कि आपके खिलाफ झूठा केस फाइल हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है, इसलिए मैं अरेस्ट मेमो फिल कर रहा हूं आपका। ऐसे पुलिस वाले देखे हैं मैंने। आप कोर्ट से ज़मानत ले लेना प्लीज़, आप हमारा पीछे छोड़ दो। अगर मैं इसका आपके अगेंस्ट नहीं करूँगा तो मेरी कंप्लेंट होगी, मेरे यहाँ पे जो ACR है मेरी वो ख़राब हो जाएगी। लड़की है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात आ रही है और वो इस तरह के एलिगेशन लगे हुए, हम तो बंधे हुए हैं इन सब चीज़ों से। ऐसा भी होता है क्योंकि ऑन द स्पॉट अगेन पुलिस वाला नहीं था, जज साहब नहीं थे, तो ही सेज शी सेज जो सिचुएशन है उसमें कभी नहीं घुसना चाहिए। तो ऐसे भी सिचुएशन होती है जहाँ पुलिस वाले हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते हैं कि जी क्या करें भाई साहब, ड्यूटी है, करनी पड़ रही है। और ऐसे भी केसेस हैं जहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर दबंग हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत इन्फॉर्मेशन है तो हम क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेंगे। उसके बाद जब कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है और वो लड़की जाती है, बोलती है कि देखो जी इसने तो मेरी जो कंप्लेंट थी वो ठीक से नहीं लिखी, मेरी जो पूरी एविडेंस है वो ठीक से नहीं लिए, देखो इसने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की, तो इस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कार्रवाई करो। कोर्ट नोटिस करता है पुलिस ऑफिसर को, पूछते हैं भाई क्यों नहीं किया, तो वो करे क्या। तो बेसिकली समटाइम्स पैसा चलता है, समटाइम्स पावर जो है आपकी पावर चलेगी, और समटाइम्स जो आपका सिंपल कानूनी प्रक्रिया है, जो बाउंडेशन है, वो चलेगी। तो इट्स बेसिकली कई बार जो अक्यूज्ड है और कई बार जो पुलिस ऑफिसर हैं, दे आर स्टक बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस, कि दोनों तरफ जाओगे तो सर फूटेगा। इतने कानून बने हैं सर, डाउरी के प्रोटेक्शन में इतने कानून बने, फिर भी अभी भी जो NCRB का डाटा जो कहता है, जो भी आया है कि 16 डेथ्स 2024 में हर दिन
हुई है 2024 तक, तो ये कानून रोक पाया है या इसका मिसयूज ज़्यादा होने लगा है सर अब? देखिए, कानून जो है ना वो क्राइम रोकने के लिए प्रॉपरली नहीं बनता है। कानून का जो क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ इसलिए बनता है कि अगर किसी के साथ गलत हो गया तो जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट मिल सके, और उस पनिशमेंट के डर से लोग इस तरह के काम ना करें। पर जहाँ डाउरी डेथ की बात आती है, अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सोसाइटी में आज भी डाउरी से रिलेटेड, एलिमनी से रिलेटेड केसेस हैं जो नहीं होने चाहिए। सब इंडिपेंडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, खा कमा सकते हैं, ठीक है। किसी के बेटी को या किसी के बेटे को, किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बहू को जीने का अधिकार है तो उस घर की बेटी को भी जीने का अधिकार है, उस घर में जो सास है उसको भी जीने का अधिकार है, जो हस्बैंड है उसको भी जीने का अधिकार है पीसफुली। डाउरी डेथ की बात क्या है कि हमारे पास जो एनसीआरबी का जो आप डाटा बोल रहे हो ना, वो इशू क्या है कि डाउरी डेथ एक स्पेसिफिक ऑफेंस है, और जब भी कोई एफआईआर होती है तो एनसीआरबी में डाटा चला जाता है। आप इसको दो जगह कंपेयर करके देखो। जो अगर कोई लेडी सुसाइड कर लेती है शादी के 7 साल के अंदर, या बेसिकली अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में कोई डेथ हो जाती है उसकी शादी के 7 साल के अंदर, और एलिगेशन ये आ गया कि इसको जो उसके इन लॉज हैं वो परेशान कर रहे थे, तो डाउरी डेथ का केस बन गया। अच्छा, ठीक है। 7 साल के बाद ये प्रिजम्पशन खत्म हो जाती है। तो 7 साल के अंदर अगर ऐसा कुछ हो गया तो प्रिजम्पशन हो गया। अब मान लो किसी ने फांसी लगा ली, तो प्रिजम्पशन क्या आएगी कि घर वाले आएंगे, बोलेंगे परेशान कर रहे थे, तो इनको डाउरी डेथ के केस में अंदर डाल दो, ठीक है। लेकिन अगर वो क्रुएलिटी के एलिगेशन नहीं है, हैरेसमेंट के एलिगेशन नहीं है, तो डाउरी डेथ नहीं बनेगी, पहला। दूसरी चीज़, एफआईआर होती है, एनसीआरबी में डाटा अपलोड होगा, तो हम लोग बैठ के बात करते हैं कि एनसीआरबी में, अरे देखो डाउरी डेथ के कितने केस हो गए हमारे यहाँ, ठीक है। जेन्युइन विक्टिम्स भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जेन्युइन विक्टिम्स नहीं है। तो डाउरी डेथ के केस हो गए तो हो हल्ला मच गया सोसाइटी में। लेकिन ऐसे कितने केस हैं जहाँ वो लड़की सुसाइड कर रही है, वो इस कारण से कर रही है कि उसकी शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं हुई। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, शादी हुई जनवरी के महीने में और मार्च अप्रैल के महीने में उसने सुसाइड कर लिया। एक लड़की ऐसी भी है जो शादी अपनी मर्जी से करना चाहती थी, एक लड़की ऐसी जो पढ़ाई करना चाहती थी, ठीक है। एक लड़की बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी। एक ऐसी भी लड़की हो सकती है जिसका ओरिएंटेशन ही नहीं है किसी, मतलब अब किसी लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, शी वॉन्ट्स टू बी अट्रैक्टेड टू द सेम सेक्स, वो भी हो सकता है। कोई ऐसी भी हो सकती है जो कहती है कि मैं खा कमा के मतलब अच्छे से अपने इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, उसके बाद कोई बिजनेस करूँ, उसके बाद करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने बांध दिया मुझे। वो डिप्रेशन जो है ना, जो प्रॉब्लम है, जो एंग्जाइटी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उस कारण से भी तो सुसाइड करती हैं लड़कियाँ। लेकिन प्रिजम्पशन क्या आ जाती है कि इसको जो इसके ससुराल वाले हैं उन्होंने ही दुखी किया होगा, उन्होंने ही हैरेस किया होगा, वही डाउरी मांग रहे थे। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किसी की बेटी मर जाती है, उसको शी इज़ नो मोर, तो सबसे पहला जो गुस्सा है वो किस पे फूटता है? जिसके साथ वो रह रही थी। क्या करें? उन्होंने तो लिख के दे दिया। अब मान लीजिए कोई आप जेन्युइन बात लेके बोलते हो कि आपकी बेटी घर का काम नहीं कर रही है, उसको भी हैरेसमेंट मानते हैं। वो कहते हैं जी ये भी सैलरी ले रही है, मैं भी सैलरी ले रहा हूँ, घर में हमारा खर्चा ज़्यादा होता है, तो शी शुड एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग। लेकिन अब उस लड़की ने सुसाइड कर लिया तो माँ बाप के आगे बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पैसे मांगते थे, इसकी सैलरी में से हिस्सा मांगा जाता था कि घर में लगा, तो ये हैरेसमेंट था। और अब इसने सुसाइड कर लिया तो डाउरी डेथ का जो केस है वो बनेगा। तो डाउरी डेथ का पहले तो एफआईआर हो गई, उसका डाटा एनसीआरबी पे रिपोर्ट हो गया, तो सोसाइटी में हल्ला मच गया। लेकिन ऐसे कितने हस्बैंड हैं जो इसी तरीके की रिवर्स सिचुएशन में, इन्हीं कारणों से, क्योंकि फैमिली का प्रेशर सिर्फ लड़की पे नहीं होता ना, लड़के पे भी होता है। कितने ऐसे हस्बैंड होंगे जो सुसाइड कर लेते हैं, उसका डाटा अपडेट नहीं होता, उसके बारे में किसी को नहीं पता, उसमें कोई डाउरी डेथ का एलिगेशन नहीं आता। ऐसे उन केसेस का क्या करोगे जिन केसेस में लड़के वाले बहुत पैसे वाले हैं, और जब वो पैसे वाले हैं और शादी हो गई तो इन लॉज झूठे केसेस की धमकी देके पैसा ऐंठना शुरू कर देते हैं, या फिर हस्बैंड की फैमिली से उधार ले लेते हैं, 50 लाख 1 करोड़ रुपए ले लिए। जब देने की बारी आई तो कहते बेटी यहाँ आ जाए तो बहुत गंदे आदमी हैं, इनके ऊपर केस डाल दो। उन केसेस का क्या करोगे? तो देयर इज़ नो बैलेंस इन द सोसाइटी। डाउरी डेथ में जिस भी बहू के साथ, देखो मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ इसमें। पहला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेंट भी था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि
सिर्फ बहू ही जल के मरती है, किसी की बेटी तो नहीं मरी आज तक। दिस इज रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। तो जहाँ जेन्युइन विक्टिम्स हैं वहाँ तो आपका न्याय प्रक्रिया है, जो हमारा क्रिमिनल केस है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो एक्टिवेट होना चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर केस को एक ही आंख से देखो, एक ही ढर्रे पे चलाओ और एक ही डायरेक्शन में चलाओ। जो आपके नॉन जेन्युइन केसेस हैं, जो जहाँ पे हैरेसमेंट नहीं हुआ, एटलीस्ट उसमें देखो ना कि अगर हम फॉल्स कंप्लेंट फाइल कर भी देते हैं या कानून की प्रिजम्पशन की वजह से सामने वाले की फैमिली खराब हो जाती है, आप उसको कैसे न्याय दिलाओगे, उसको कैसे जस्टिस मिलेगा? और ऐसा भी नहीं है, उस पे तो केस हो गए सर। नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि डाउरी डेथ के सारे केसेस में सबको कन्विक्शन हो रहा है। बरी भी तो हो रहे हैं लोग, कुछ टेक्निकलिटी पे हो जाते हैं, कुछ नॉन टेक्निकलिटी पे होते हैं, कुछ जेन्युइन केसेस में से भी बरी होते हैं। तो जो जेन्युइन केस में बरी हो गए, आप उनके साथ क्या जस्टिस कर रहे हो फिर? वी कांट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। तो होता क्या है कि जहां एक बार कोई केस आ गया, उसके ऊपर सोसाइटी में हल्ला मच गया, लेकिन उसके साथ में और जो दूसरे विक्टिम्स हैं, हम उसको भूल जाते हैं। वो नहीं भूलना चाहिए। कानून में हर फीमेल को, देखो हमारे पास आर्टिकल 15 है संविधान में, जो कहता है कि आप बच्चों के लिए, फीमेल्स के लिए, बूढ़े जो आदमी होते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए अलग से कानून बना सकते हो। कानून बना, डाउरी से रिलेटेड कानून बने, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज से रिलेटेड कानून बने, पॉक्सो जो है बच्चों को बचाने के लिए है वो बना हमारे पास, सीनियर सिटीजन्स के लिए कानून बने। लेकिन उसके साथ में यू हैव टू ट्रीट द अदर पर्सन इक्वली। और इक्वली का मतलब ये है कि आपको अपनी जो प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन उस आदमी तक भी पहुंचानी पड़ेगी कानून की, जो कहीं ना कहीं झूठे केसेस का विक्टिम हो सकता है। तो इन सब में सर जो एडवोकेट्स होते हैं उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि उनको तो सर अगर कोई आता भी है कि समझ लीजिए कोई लड़की आई है, एक जेन्युइन केस लेके आता है, एक लेके आता है जो ईगो में हमने बात करी है, कोई फ्रस्ट्रेशन में बात कि नहीं आप तो केस करिए ही करिए, तो वहाँ पे एडवोकेट्स, लॉयर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? या इवन पुलिस वाले का भी, कि वहाँ पे भी तो कंसल्टेशन किया जा सकता है कि ये नहीं है, बट ऐसा नहीं हो रहा है सर। देखो आज की डेट में ना हम ये नहीं बोल सकते हैं कि लोगों को कानून के बारे में नहीं पता। हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर आदमी सोशल मीडिया चलाता है। जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मराठी हो, गुजराती हो, सब में आप अपना मोबाइल फ़ोन कंप्लीट वो चला सकते हो। आपकी जो सर्च रिजल्ट है वो आपकी लोकल लैंग्वेज में आते हैं, तो आप समझ सकते हो। कुछ नहीं होता तो कहीं ना कहीं से सलाह मिल जाती है। एक वकील के साइन करने से केस नहीं चलता, एक वकील की, सिर्फ वकील की कंप्लेंट से केस नहीं चलेगा। फिर जो भी आदमी है, जो विक्टिम है, वो आएगा, वो अपनी स्टोरी बताएगा। और ज़्यादातर लोग आज की डेट में वो हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो एक स्टोरी लेके आते हैं। वो दिन चले गए जब कहते थे जी कानून सिर्फ किताबों में लिखा है। आज कानून आपकी मुट्ठी में है, इस मोबाइल फ़ोन में। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इसमें आप जो चाहे पढ़ सकते हो कानून के बारे में। आप AI जनरेटेड अगर आप एडवाइस लेते हैं लोग कि ऐसी ऐसी चीज़ होगी तो इसमें कौन कौन सी धारा लगानी है बताओ, तो आजकल तो वो सिचुएशन हो गई कि वकील साहब के पास तो आते हैं लोग, कहते हैं वकील साहब ये 4 धारा लगानी है, ये एलिगेशन लग गई है मेरे मतलब जो एलिगेशन लगानी है, ये एलिगेशन लगानी है। या फिर पहले से ही बना के लाएंगे कि वकील साहब ने अगर मना कर दिया कि भाई साहब ये तो हुआ नहीं है तो मत करो, तो वो अपने एडवोकेट को ये नहीं बोलते हैं कि देखो जी मैं झूठा केस फाइल कर रहा हूँ। वो कहते हैं बहुत जेन्युइन केस है, ऐसा हुआ था, आप लिख दो, पुलिस के पास हम भेज देते हैं, या फिर आप कोर्ट में लिखवा दो, करवा दो, फाइल करवा दो। तो लोग आज की डेट में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जहाँ पहले बोलते थे कि वकील साहब ने सिखाया था। सब सीखे सिखाए हैं। लिटरेसी रेट बढ़ चुका है, रिलेशनशिप बढ़ गए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बढ़ गई है, पैसा UPI से आता जाता है, NEFT करना सबको आता है, कागज़ एग्रीमेंट साइन होते हैं। आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, आप मीडिया हाउस में काम कर रहे हो, आप देखो आपने भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन किया था, तो पढ़े लिखे तो सब है, पढ़ता हर आदमी है, तो हर आदमी को पता है कि किसके खिलाफ क्या हो सकती हैं चीज़ें। रहा सहा जो थोड़ी बहुत कसर है वो सोशल मीडिया पूरी कर देता है। आप रील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कोई ना कोई ऐसी एडवाइस मिल जाती है, अरे उस केस में ऐसा हुआ था तो मैं कर देता हूँ। तो मैंने बताया ना कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में SC/ST एक्ट लग गया, आ गए जी, हम तो गए थे इनके घर के बाहर खड़े हुए, ऐसे ऐसे हुआ और उन्होंने ये काम कर दिया। सो अब वो दिन नहीं रहे हैं। एडवोकेट्स हैं हम, मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, हमारी ड्यूटी तो कोर्ट को असिस्ट करने की है। अगर कोई जज साहब मुझसे पूछते हैं कि वकील साहब ये बता दो कैंडिडली एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट क्या सच्चाई है,
तो मेरी ड्यूटी कोर्ट को लेके है। मैं बता दूंगा कि सर इस केस में प्रॉब्लम है, मुझे बतानी पड़ेगी, बिकॉज आई एम नॉट द माउथ पीस ऑफ माई क्लाइंट कि जो क्लाइंट बोल रहा है मुझे वो बोलना है, मुझे वो बोलना है जो कोर्ट को असिस्टेंस मिले। अनफॉर्चुनेटली हमारी फील्ड में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो इस तरीके के काम करते हैं, बट वो इतने ज़्यादा नहीं है कि जिसमें हम पूरे के पूरे सभी एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी को ब्लेम कर सकें। मेजॉरिटी लोग ये काम नहीं करते, मेजॉरिटी लोग ये काम नहीं करते। वो बता देंगे कि आप ये कर रहे हो तो ये आपका हिसाब नहीं बनेगा। कुछ चीज़ें जो हैं आदमी खुद लेके आता है, कुछ वो सीख लेता है रास्ते में चलते चलते, और फिर अल्टीमेटली क्या है कि अगर कोई गलत एडवाइस दे भी रहा है तो वो कंप्लेंट पे साइन तो आपको करने हैं, आपकी कंप्लेंट जाएगी, एफिडेविट भी आपको देना पड़ेगा, कोर्ट में गवाही भी आपको देनी पड़ेगी, तो आपकी खुद की कॉन्शियस भी तो अलाउ करनी चाहिए उन सब चीज़ों के लिए। तो कितनी बार तो हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं कि विटनेस पलट के लास्ट मोमेंट पे, ये तो कैसे न्याय मिलेगा सर? देखो, विटनेस पलटना जो है उसके भी अपने कारण है। विटनेस पलटने के बहुत कारण हो सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर क्रिमिनल केस की बात करो तो क्रिमिनल केस में जो स्टेटमेंट लिखी जाती है विटनेसेस की, ये आई विटनेस था, वो कभी साइन नहीं करवाई जाती। अगर मतलब क्यों देखो यही क्यों ये टेक्निकलिटी है। क्यों बताता हूँ। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वहाँ पे विटनेसेस की स्टेटमेंट होती है और एक इन्फॉर्मेंट होता है, कंप्लेनेंट होता है, उसकी स्टेटमेंट होती है। तो एफआईआर जब रजिस्टर होगी वो तब होगी जब कंप्लेनेंट लिखित में साइन करके इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, उसके बाद एफआईआर हो गई, उसके बाद जितने भी विटनेसेस होंगे उनकी स्टेटमेंट पुलिस वाला ले सकता है, लेकिन वो साइन नहीं करवाता, क्योंकि कानून में ये बड़ी सिंपल सी बाउंडेशन है। वो कहते हैं कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट किसी से साइन करवा ली तो सामने वाले पे प्रेशर होगा कि मुझे यही स्टेटमेंट कोर्ट में देनी है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले थाने में बैठ के किसी भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। बहुत बार ऐसे पंच विटनेसेस की बात आती है कि भाई ऑन द स्पॉट रंगे हाथ ब्राइब लेते हुए पकड़े गए थे, तो 2 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया जाता है पंच विटनेस बनाने के लिए, तो उनकी प्रोसीडिंग पे साइन करवाते हैं। लेकिन जो एंसिलरी स्टेटमेंट होती हैं, जो पहले 161 की स्टेटमेंट होती थी, उस पर साइन नहीं करवा सकते आप। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये तो स्टेटमेंट मैंने दी नहीं थी जो पुलिस ऑफिसर ने लिख दी। तो पहला तो पलटने का रीज़न ये हो गया। दूसरा ये होता है कि वो इतने साल लग जाते हैं, जब उसका नंबर आता है गवाही देने का तो उसको बेचारे को एक्चुअली याद नहीं होता कि उसने स्टेटमेंट क्या दी थी। तीसरा, हमारे यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन का प्रोग्राम तो है, लेकिन हम विटनेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, जेन्युइन केस में नहीं कर पाते हैं तो उसको थ्रेट भी मिलते हैं। जेल से बैठ के तो गैंग चल रही है, कौन सी दुनिया में हम। जो लोगों को बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अगर आप देखोगे ना तो जेल से रात के टाइम पे फ़ोन आते हैं। मोबाइल फ़ोन कैसे अवेलेबल है भाई जेल के अंदर, कैसे है बताओ? तो इंडिया में बैठे हुए आप टर्की का, कुवैत का, कहीं का नंबर ले लो, आप उससे व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं। लोग बैठे हैं किसी एक स्टेट में और जो एक्सटॉर्शन है वो चल रहा है आपका फॉरेन नंबर से। अब करते रहो ट्रेस कौन से नंबर से आया, ऑडियो आएगी आपके पास, फलाने गैंग से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम ऐसा बन गया है कि हम जिस विक्टिम को या जिस विटनेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए उसको कर नहीं पा रहे, जिसके खिलाफ झूठे केस हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो फॉल्स केसेस हैं वो हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है। सर, एक आम आदमी की भाषा में एक सवाल पूछूंगा। जैसे कॉमन मैन है, उसको पता है कि ये कानून है जिसमें मेरे को बचाने के लिए कानून बने हैं, बट आज के टाइम पे सर अगर किसी पे फेक केस बन गया तो क्या मतलब उसको डर के जीना है अब समाज में, या कुछ है रेमेडीज उसके लिए अभी भी अवेलेबल? क्योंकि पहले तो था कि कोर्ट है, बट अब वो नहीं रह गया सर। अब तो डर के जीने का जो है वो समय आ गया लगता है। देखो, डरना चाहिए, कानून से डरना चाहिए, सबको डरना चाहिए, चाहे वो सही केस हो या गलत केस हो। लेकिन अगर किसी पे फॉल्स केस लग गया तो आपको, तो उसमें आपके पास लड़ने के अलावा ऑप्शन क्या है? मैं बड़ा सिंपल आपको तरीके से, अगर उसके पास कुछ ना हो सर, पैसे भी ना हो, तो क्या मतलब क्या तो भी लड़ेगा? लड़ने के अलावा ऑप्शन है कुछ? ये तो वो वाली बात है कि जंगल में गए थे, शेर आ गया जी, शेर आ गया तो आपके पास क्या करोगे? कह रहे जी मेरे पास पिस्टल होगी तो गोली मार दूंगा, पिस्टल नहीं होगी तो क्या करोगे? कह रहे जी पिस्टल नहीं होगी तो मैं डंडा वंडा उठा के मारूंगा, चाकू तलवार होगी तो वो मारूंगा। कह रहा वो भी ना हो तो, कह रहा पत्थर उठा के मारूंगा। कह रहा वो भी ना हो तो, कह रहा भाग लूंगा। कह रहा अगर भाग भी नहीं पाया तो कह रहा जी वो जो करेगा शेर करेगा फिर तो वो वाला सिस्टम है ना। हाँ। तो ये देयर इज नेवर एंडिंग स्टोरी। आपके पास लड़ने के अलावा ऑप्शन नहीं है। कोई आप पे अटैक कर दे, आप अपनी परिवार के साथ जा रहे हो गाड़ी में,
किसी रेड लाइट पे किसी से लड़ाई हो गई, आपके परिवार के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, तो क्या आप ऑन द स्पॉट पहले पुलिस का वेट करोगे या बचाओगे खुद को? तो दिस इज़ अ डू और डाई सिचुएशन। तो झूठे केस भी तो ऐसे ही हैं कि आपके ऊपर हाथ नहीं चलाया तो आपके ऊपर ज़बान चला दी, कागज़ चला दिया। अब लड़ने के अलावा क्या ऑप्शन है? आप डेफेमेशन का केस लड़ते हो, बहुत सारे झूठे केस होते हैं चल रहे हैं। आप छेड़खानी के केस, झूठे केस होते हैं, लड़ना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है मान लो, तो ये सरकार की ड्यूटी है कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील दे। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वकील साहब मिलेंगे, लीगल एड सर्विस से मिल जाएंगे, आपको हाई कोर्ट लेवल पे भी मिलेंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी मिलेगा सपोर्ट। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई पैसे के कारण, क्योंकि हमारा कानून मानता है कि बिना पैसे के, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप सच में गरीब आदमी हो, तो सिर्फ इस कारण से कि आपके पास पैसे नहीं है आप अपना केस नहीं लड़ सकते, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो। अगर आपका इनकम का थ्रेशोल्ड नहीं है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के खर्चे पे वकील एडवोकेट मिलेंगे, और ये आपका राइट है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। आप बोल रहे हो ना कि गवर्नमेंट ने किसी को भाई लीगल एड से वकील साहब प्रोवाइड कर दिए, गवर्नमेंट उसका खर्चा उठा रही है, एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है, बेसिक अधिकार है, आपको मिलेंगे। और कॉम्पिटेंट है बहुत सारे लॉयर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, एडवोकेट बहुत कॉम्पिटेंट है। तो जब इस ग्राउंड लेवल से मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेके जब सुप्रीम कोर्ट तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील मिल सकते हैं, तो फिर लड़ने के अलावा आप ये नहीं कह सकते कि मैं लड़ूंगा नहीं, या फिर अपने आप को फिर वही भगवान भरोसे छोड़ दो। हाँ। जेल पूरी कर लो भाई, फिर आ जाओ, फिर देखी जाएगी, फिर कोई दूसरा मिल जाएगा, तब क्या करोगे? बट ये जो हमारे अंदर एक कंसेप्ट बन गया है कि जो कोर्ट है, जो लॉ है, वो सिर्फ पावरफुल आदमियों के लिए। अगर कोई आम आदमी जाएगा तो FIR तक रजिस्टर नहीं होती है सर, चक्कर लगाने पड़ते हैं, FIR तक रजिस्टर नहीं होती। अभी हमने एक रीसेंट केस देखा जो MP में हुआ, 2 पावरफुल फैमिलीज हैं और उन्हीं की लड़की की डेथ होती है, और उनकी जो फैमिली है वो FIR 2 दिन तक FIR नहीं करवा पाती है क्योंकि दूसरी साइड भी पावरफुल है। जब उनके साथ ऐसा है तो आम आदमी सर कैसे सोच ले कि उसकी जाते ही सुनवाई हो जाए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम को जहाँ प्रोएक्टिव होना चाहिए वहाँ है नहीं, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। मैंने बताया कि पुलिस ऑफिसर भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान है, वो भी हर चीज़ झेलते हैं। प्रेशर, पैसे का प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, सुपीरियर का प्रेशर, ठीक है, उसके अलावा फिर कोर्ट का प्रेशर, तो हर चीज़ होती है। तो बैड एप्पल्स आर ऑलवेज देयर। और केसेस में मैं फ्रेंकली आपको बोल रहा हूँ कि जब FIR करने की, जब पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में डाउट हो गया, तो आपकी ड्यूटी है कि आप FIR करो। सही है गलत है जानना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, एलिगेशन होने चाहिए। आप इंक्वायरी कर सकते हो कुछ हद तक, लेकिन FIR तो करनी पड़ेगी। तो FIR, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपने हाईलाइट की है कि जब पावरफुल आदमी FIR नहीं करवा सकता तो आम आदमी क्या करेगा? तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कर दो, आम आदमी के पास ऑप्शन क्या है फिर? ये तो वो वाली बात हो गई ना, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, महाभारत पढ़ी है आपने? देखी भी है। देखी ज़्यादा लोगों ने, पढ़ी कम लोगों ने। तो भगवान कृष्ण जब युद्ध होने वाला था तो युद्ध से पहले वो शांति दूत बन के गए, ठीक है। शांति दूत बन के गए तो उन्होंने बोला कि जी भाई 50% हमें दे दो। तो न्याय संगत बात थी, न्याय करो तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। तो उन्होंने 5 गांव मांगे कि भाई वो नहीं दे पा रहे, कोई 5 गांव दे दो। उसने कहा ये भी नहीं दे रहे, वो भी नहीं देंगे, कहते फिर युद्ध होगा। अब वो युद्ध भी टल जाता अगर दुर्योधन कृष्ण को बांधने की कोशिश नहीं करता। तो इसका मतलब ये होगा जब सामने वाला इस हद तक पहुंच गया है कि आपके खिलाफ वो कुछ ना कुछ करेगा, जब वो शांति दूत को नहीं छोड़ रहे तो युद्ध के अलावा ऑप्शन नहीं है। फिर युद्ध हो रहा है तो दोनों सेनाएं सामने खड़ी हो गई, एक तरफ से अगर बाण चलने शुरू हो गए तो दूसरी तरफ से आप करोगे क्या? या तो मरोगे या लड़ोगे। तो यही सिचुएशन आपके केसेस में होती है। आपके अगेंस्ट कोई भी केस हो गया तो मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, वो वापस आया था उस पर कि जो FIR वाला आप बोल रहे हो, तो आम आदमी के पास जो कॉमन सिटीजन है उसके पास लड़ने के अलावा ऑप्शन नहीं है, चाहे केस जेन्युइन हो और चाहे झूठा हो। हमारा कानून तो बोलता है कि अगर किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस हो गया तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, उस आदमी को माना जाएगा ये इसने कोई क्राइम नहीं किया हुआ है। लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि मेजॉरिटी लोग जो जेल में बैठे हुए हैं वो लोग हैं जिनके अंडर ट्रायल है, जिनका केस ही चल रहा है अभी। तो एक तरफ तो हम बोलते हैं कि निर्दोष आदमी है भाई, जब तक कोर्ट ना बोल दे कि तुम दोषी हो, और दूसरी तरफ हम उसको जेल में भी डाल के रख रहे हैं। तो बैलेंस का है,
बैलेंस आउट तो हुआ नहीं ना। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी की सारी चीज़ें जो बैलेंस के ऊपर काम करते हैं। मैंने बोला ना कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट जस्टिस, इट इज़ ऑलवेज द परस्यूट ऑफ जस्टिस। हम केस टू केस बेसिस पे बात करते हैं। एक फैमिली है जो गई, उन्होंने FIR करवाने की कोशिश की, नहीं हुई। ऐसे लाखों लोग हैं जो पुलिस स्टेशन जाते हैं जिनकी FIR नहीं होती है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर से फ़ोन कर देते हैं, चिट्ठी लिख के भेज देते हैं, आधे घंटे में FIR भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। एक जेन्युइन विक्टिम मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले एक लड़के पे अटैक होता है, उसको 7-8 लोगों ने मिलके रॉड डंडे से पता नहीं क्या क्या मारा, सर पे टाँके आ गए, हड्डी टूट गई, सारा कुछ हो गया। वो लड़का 25 तारीख को मान लो अपनी कंप्लेंट फाइल करता है पुलिस स्टेशन में जाके, जिसका मेडिकल चल रहा है, अभी टाँके लग गए, सब कुछ हो गया। उसने अपनी कंप्लेंट फाइल की, उसने लिख के दिया कि ये लोग थे, इन्होंने ये मारा है मुझे। 25 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 26 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 27 तारीख को मेरे पास फ़ोन आता है कि सर मैं यहाँ इस थाने में बैठा हुआ हूँ और ये मेरी FIR रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, 2 दिन से चक्कर कटवा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में, क्योंकि हमारा जो पुलिस सिस्टम है वो इतना करप्ट हो चुका है, और वो करप्शन आज से नहीं है, वो करप्शन आज़ादी से पहले से है, फ्रीडम से पहले से है। वो कितना ज़्यादा करप्ट हो चुका है कि आपको अगर अपना काम करवाना है तो काम करवाने का जब तक आपको तरीका नहीं पता होगा तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जो आपने बताया कि MP में ऐसा हो गया कि एक पावरफुल फैमिली FIR रजिस्टर नहीं करवा पाई 2 दिन, मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली में एक गरीब आदमी भी 2 दिन के लिए FIR रजिस्टर नहीं करवा पाया रहा। वो भी लड़ रहा है, वो मुझे फ़ोन कर रहा है। खैर हमने उसकी फिर थोड़ा सा काम किया उसके लिए, तो 2 घंटे में फिर उसकी FIR हुई। लेकिन अगर आपको काम करवाना नहीं आता है तो आप सिस्टम से काम नहीं करवा सकते, आप किसी पॉलिटिशियन से काम नहीं करवा सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि इसकी नब्ज़ कैसे दबानी है, कैसे मुझे काम करवाना है। आप किसी SDM से अपना काम नहीं करवा सकते टाइम से अगर आपको ये नहीं पता हो कि मुझे काम कैसे करवाना है। आप काम में करप्शन होने के कारण ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा दे देंगे तो काम हो जाएगा। और भी तरीके हैं, लीगल तरीके भी हैं, लीगल तरीके में टाइम लगता है। आपको पुलिस ऑफिसर से काम कराना है तो काम करवाने के लिए फिर वही बात है, जब तक आपको कानूनी प्रक्रिया नहीं पता होगी तो फिर आपको चक्कर लगवाएंगे। अरे ये छोड़ दो, आप किसी बैंक में चले जाओ DD बनवाने के लिए, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए कितनी देर लगनी चाहिए आपका डिमांड ड्राफ्ट बनने के लिए? डिटेल्स दिया 15-20 मिनट मैक्सिमम। चेक दिया आपने, उसके बाद वो डेबिट हुआ तो आधे घंटे में आपके हाथ में डिमांड ड्राफ्ट आ जाना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह 10 बजे बैंक में जाते हैं, अपना फॉर्म फिल करते हैं, चेक देते हैं, डिडक्ट हो जाता है, शाम को 4 बजे तक उनको डिमांड ड्राफ्ट नहीं मिल रहा। अगर उसको 2 बजे किसी को जमा कराना हो कॉलेज में तो क्या करेगा? तो सिस्टम करप्ट है, सारे सिस्टम करप्ट हैं। दुनिया का कोई सिस्टम नहीं है जिसमें करप्शन नहीं है। और करप्शन में सिर्फ पैसे का नहीं बोल रहा हूँ, करप्शन का मतलब ये होता है कि जो काम आपको लीगली करना चाहिए था वो या तो आप नहीं कर रहे हो, या फिर लीगली आपको जहाँ रुक जाना चाहिए था आप उससे ज़्यादा आगे करके चले गए काम करने के लिए। ये भी तो करप्शन है ना। कोई भाईबंदी में करता है, कोई पैसे के लिए करता है, कोई डर से करता है, तो करप्शन है। अब इस करप्शन को इरेडिकेट करने की जो प्रोसेस है वो चल रही है। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे। इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है सर लोगों में। अभी हमने गाज़ियाबाद में एक केस देखा जहाँ पे एक हिंदू बॉय को मुस्लिम बॉय ने मार दिया, और जब ये घटना हुई तो सिर्फ एक आवाज़ निकली कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए, सबका एनकाउंटर होना चाहिए। अगर ये कोर्ट में केस गया तो ये बंदा बाइज्जत बरी होके या कैसे भी करके ये छूट छाट के बाहर आ जाएगा। तो अब ये जो एनकाउंटर की आवाज़ें उठने लगी हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा जो ट्रस्ट था जुडिशरी पे कम हुआ है सर। देखिए, जुडिशरी पे कम नहीं हुआ है। जुडिशरी का तो जो सिस्टम है हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तो जिस तरह के ऑर्डर आते हैं लोगों में एक प्रतिक्रिया है जो आ जाती है। सिर्फ जुडिशरी की बात नहीं चल रही है, सिस्टम के अंदर हमारा जो ट्रस्ट है वो कम हो रहा है। सिस्टम इन द सेंस कि लोग परेशान हैं, हर चीज़ से परेशान है। कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान है, कुछ लोग फॉल्स केसेस से परेशान है, कुछ पुलिस वालों के एट्रॉसिटीज़ से परेशान है, कुछ लोग फाइनेंशियली वैसे परेशान है, कुछ लोग पड़ोसी से परेशान है। तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ आपकी एक्यूमुलेट हो रही है, आपके पास सोल्यूशन नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी जा रही है, हर तीसरे दिन कोई ना कोई रेट बढ़ जाता है, किसी ना किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है जो इफेक्ट करता है पूरे देश को। वो चीज़ें बढ़ रही हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल है। उसके साथ में there are many people, many groups, many organizations which are working to degrade this country। हमारे देश को तोड़ने की कोशिश चल रही है। जो यंग जनरेशन है उसका ब्रेन वॉश करने की बात चल रही है। तो जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जो हेट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ऊपर से सोशल मीडिया का एक ऐसा बबल है कि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जिस तरीके का कंटेंट आप देखते हो, लाइक करते हो, वो आपको वैसा ही कंटेंट और ज़्यादा दिखाता है।
अगर आप बोलते हो कि मुझे वायलेंट एक्सीडेंट वाले केसेस, किसी ने एक्सीडेंट हो गया, आपने वीडियो देख लिया, लाइक कर दिया या कमेंट कर दिया, तो आपको एक्सीडेंट के केसेस ज़्यादा दिखाएगा। वो एक एल्गोरिदम बन गया है। तो आपका माइंडसेट जो है ना, वो आपके माइंड को धीरे धीरे करके चेंज करना शुरू करता है। उसी तरीके से जो सिस्टम है, जो लोग परेशान हैं, जिनको पता है कि हम पुलिस सिस्टम पे जाते हैं, पुलिस वालों के पास जाते हैं, ये उस आदमी को छोड़ देते हैं जिसने क्राइम किया था। तो हमेशा कहीं ना कहीं बात ये चलती है कि आज अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो इसका इनकाउंटर कर दो ऑन द स्पॉट। हमें वो विजिलेंटी जस्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। हमें लगता है कि हमें सेंस ऑफ जस्टिस मतलब दिखेगा कुछ ना कुछ। बात सिंपल है कि हमारा नेचर जो है ना, वो एक तरीके से वहाँ पहुँच गया जब कानून नहीं हुआ करता था, जहाँ आँख के बदले आँख मांगी जाती थी, हाथ के बदले हाथ मांगा जाता था। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि इनकाउंटर करें या ना इनकाउंटर करें, जो भी हुआ या जो भी होगा, उससे आप उस बच्चे की ज़िंदगी तो वापस नहीं ला सकते ना, नहीं लेके आ सकते। आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि सोसाइटी में एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दो, एक ऐसा डर बैठा दो, या ऐसी कोई सिचुएशन, इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करो कि इस तरीके क्राइम ना हो। उस किसी भी माइनर बच्चे को कोई ब्रेन वॉश ना कर सके कि आप सामने वाले को सिर्फ इसलिए मार दो कि वो दूसरे धर्म का है। ये नहीं होना चाहिए। हमारे सनातन में हमारी हिस्ट्री आप देख लो, हमारे ग्रंथ पढ़ लो, कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। कोई इस चीज़ को आके नहीं बोलता है कि देखो जी, मैं जो है सात्विक पूजा करता हूँ, आप तांत्रिक पूजा करते हो, आप रात को करते हो, मैं दिन में करता हूँ, आप बलि प्रथा में विश्वास रखते हो, मैं सिर्फ फूलों से और फलाहार पे अपनी जो पूजा है वो पूरी करता हूँ, कि हम सिर्फ इस कारण से लड़ाई करेंगे या एक दूसरे को मारेंगे क्योंकि आप अलग चीज़ में बिलीव करते हो, मैं अलग चीज़ में बिलीव करता हूँ। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और वो सिचुएशन आज से नहीं हो रही है, वो 1906 से, उससे भी पहले से शुरुआत हो चुकी है। एक टाइम बॉम्ब था जो बहुत आज से कई सौ साल पहले रखा गया, और जो चलते चलते अब धीरे धीरे करके ब्लास्ट हो रहा है। लोगों को कम उम्र में, बच्चों का जो ग्रूमिंग है, जो कम उम्र में उन बच्चों की ब्रेन वॉशिंग है, जो उन लोगों को वायलेंट करने का है, जो उनको बेसिकली उनके ब्रेन में बात डाल दी जाती है, तो वो बच्चा नहीं समझ पाता। वो जब तक वो क्राइम कर रहा है तो बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ। सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ उसको नहीं मिलनी चाहिए सज़ा जिसने क्राइम किया है। सज़ा उसको भी मिलनी चाहिए जिसने उसके माइंडसेट को यहाँ तक लेके वो आया है, उसका माइंडसेट ऐसा बनाया है। उस आदमी को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो उस बच्चे को बचपन से ये सिखा रहा है कि तुझे सामने वाले को या किसी दूसरे को इस तरीके से मारना है ताकि तुझे कल की डेट में जन्नत नसीब हो। उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो हमने कोशिश की जानने के लिए, बहुत सारे सवाल सर से पूछे कि कैसे कैसे सोसाइटी अब कहाँ जा रही है। बहुत सारे किस्से हैं जो हमारे सामने आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ जो सवाल हैं उनके जवाब ज़रूर मिले होंगे। अगर आपका कोई सवाल है जो आप सर से पूछना चाहते हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लेके जाएंगे सर के पास और कोशिश करेंगे कि आपको हर सवाल का है वो जवाब मिले। सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ, और आपने जो बातें रखी शायद हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जो है एक उम्मीद जो है ज़रूर दिखे, क्योंकि बहुत ज़रा आपने कहा कि टेंशन बहुत है, फेक केसेस के मामले इतने ज़्यादा हो गए कि हम समझ ही नहीं पाते कि असली क्या है, नकली क्या है, बचना कैसे है। तो लोग सिर्फ उम्मीद पे जी रहे हैं कि चलो कोई तो है। जैसे आपने बातें बताई, मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिट होगा। बहुत बहुत मज़ा आया सर, थैंक यू लाइफ टाइम्स पे आने का। नमस्कार। धन्यवाद सर।